हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम पॉडकास्ट। और आज का हमारा डिस्कशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट, हाईली डिमांडेड एंड बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने वाला है कि एग्जैक्टली हम इसी के बारे में बात करेंगे एंड प्रॉपरली इसे सॉल्व करेंगे। एंड डिस्कशन इज़ अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, बट मोर इम्पॉर्टेंटली फॉर स्टूडेंट्स, जो तुम्हारा पढ़ाई का प्रोडक्टिविटी है जो रैंडमली डिक्रीज़ हो जाता है 2 से 3 सप्ताह में। और उसका रीज़न क्या है कि स्टार्टिंग में काफ़ी मोटिवेशन आता है एंड एवेंचुअली वो क्यों ड्रॉप होने लगता है। व्हाट इज़ पैशन एंड व्हाट इज़ मोटिवेशन एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ बोथ ऑफ दीज इन प्रोक्रेस्टिनेशन और अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरनेट में वीडियोस तो तुम्हें बहुत ही दिखे होंगे, भरमार पड़ी हुई है प्रोडक्टिविटी, प्रोक्रेस्टिनेशन और ये सब मोटिवेशन के रिलेटेड, जो कि कभी भी मुझे यूज़फुल नहीं लगता। मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कभी भी उन्हें फॉलो नहीं किया क्योंकि वो कभी भी मुझे एप्लीकेबल नहीं लगता था। दे आर जस्ट मेड टू प्लीज़ द मास ऑडियंस, और इसीलिए उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ तुम्हें दिखते हैं क्योंकि वो वही बोल रहे हैं जो तुम सुनना चाहते हो। जो एक्चुअली वर्क करेगा वो तुम सुनना नहीं चाहते। जैसे कि इस वीडियो में या इस पॉडकास्ट में बहुत लोग एवेंचुअली ड्रॉप आउट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक्चुअली काम वही करता है। तो ये वैसा कोई यूट्यूब का वीडियो तुम्हें नहीं मिल गया है जहाँ पे मैं बस तुम्हें बताऊंगा ओ ऐसे मोटिवेट हो जाते हैं, ऐसे मैंने ये कर दिया और ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड कर देते हैं और गेम ओवर, क्योंकि मुझे वहीं तक व्यूज़ चाहिए था। बट ये सारी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसका एंड रिज़ल्ट क्या है, एक्चुअली तुम्हारे लाइफ में कैसे अप्लाई करता है और इससे तुम कैसे करियर बना सकते हो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मोमेंटम पॉडकास्ट और आर्ट पॉडकास्ट हमेशा होता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरा इंग्लिश में भी एक पॉडकास्ट है, आर्ट पॉडकास्ट, जो कि एक्चुअली मेरे बड़े यूट्यूब चैनल में है, टॉक 4712। बट हाई चांसेस है कि तुम्हें इसके बारे में पता था, बट देयर आर ऑल्सो चांसेस कि तुम्हें नहीं पता, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक बुक लिखा है। दिस इज़ अ फिक्शन नॉवल, इट्स कॉल्ड द बॉय हू डिड नॉट साइन। It is inspired by my journey of becoming an ISRO scientist. Like ISRO scientist बनने के 1 साल पहले का जो पूरा लैंडस्केप था मेरे लाइफ का, या फिर जो जो स्ट्रगल्स मुझे मिले, जो जो फेलियर्स मुझे मिले, उनसे इंस्पायर होकर एक स्टोरी लिखा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट है। इट्स इन एन अकेडमी which teaches you nuclear science and engineering and leads you to the nuclear program of the country. Very much inspired by my journey. इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। Go and go through the free sample and you'll get the idea what this book is all about. अब तुम अगर एक रेगुलर ऑडियंस हो आर्ट या मोमेंटम पॉडकास्ट के, तो तुम्हें पता होगा कि मैं जनरली ऑडियंस से कम्युनिटी पोस्ट में या फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में पूछता हूँ कि अपने क्वेश्चंस लिख दो, अपने दुविधाओं को बता दो, ताकि मैं उसके अराउंड डिस्कशन करूँ। क्योंकि मैं ये पॉडकास्ट खुद के लिए तो नहीं बना रहा, ऐसा तो नहीं है कि मैंने रिकॉर्ड किया और मैं खुद ही देख रहा हूँ इसे तो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, तो तुम्हारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 क्वेश्चंस पिक किए हैं। क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, बट ये 4 क्वेश्चन रिप्रेजेंट करते हैं करीब 30 क्वेश्चंस को, और ये सारे एक टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जो है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो एक एक करके हम ये क्वेश्चंस भी पढ़ते जाएंगे और प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस करते जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसे सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन है आयुष का, काफ़ी लोग इससे रिलेट करेंगे, सुन लो एक बार। When I try to follow schedule and deadline which I have created for myself, I follow it for a week or 1.5 week, but then slowly and eventually I slip into my own bad habits of procrastination, and then 2 to 3 days will go like I have done almost half of the work which I have assigned myself to do for that day. My efficiency drops, and then I feel frustrated and just completely stop following schedule or anything and just waste my days for 3 to 4 days, and then again start rectifying earlier plans and loop continues. Please help me. I think I'm doing something which is a fundamental mistake here, but I'm unable to identify it. So please let me know what I should do. Thank you. All right. Thank you Ayush for that question. अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैक्सिमम लोग यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वो बोलेंगे जो तुम सुनना चाहते हो, और तुम ये सुनना चाहते हो कि 1 से 2 वीक के बाद तुम बर्नआउट कर जा रहे हो और इसीलिए तुम्हें रेस्ट ले लेना चाहिए ठीक, ये तुम सुनना चाहते हो।
क्योंकि वही तुम्हारा बॉडी भी करना चाहता है। बट रियलिटी ये है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंसान को ग्रो करने में तभी आता है जब वो अपने लिमिट को रीच कर जाता है। तो अगर तुम फंडामेंटली इसे सोचो, जो कि ये बोल रहा है कि कुछ फंडामेंटल मिस्टेक है, फंडामेंटली अगर इसे सोचो तो अभी तुम्हारा कैपेसिटी लेट से 10 दिन पढ़ने का है कि तुम 10 दिन बहुत अच्छा से पढ़ पाते हो, एंड उसके बाद तुम्हारे बॉडी या ब्रेन को समझ में ही नहीं आता कि ये कौन सा रिजीम, ये कौन सा डोमेन है जहाँ पे मुझे 2 सप्ताह से कंटिन्यूस काम करना पड़ रहा है और मुझे कोई रेस्ट नहीं मिल रहा। चीट डेज, रेस्ट एंड बर्नआउट, इन सब के बारे में मैंने डिस्कशन किया है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो कब करना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम्हारा कभी भी रिजल्ट्स नहीं आएगा। जब भी तुम एकेडमिक फील्ड में ग्रो करना चाहते हो या एक्चुअली किसी भी फील्ड में ग्रो करना चाहते हो, इवन अगर तुम किसी आर्टिस्टिक फील्ड में ग्रो करना चाह रहे हो, जैसे तुम बुक लिख रहे हो, एथलेटिक्स में ग्रो करना चाह रहे हो, तुम कॉम्पीट करना चाह रहे हो, तुम्हें सेम चीज़ काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक करना होता है, एंड एक्चुअली तभी जाके तुम ग्रो करते हो, डेवलप करते हो, तुम में इम्प्रूवमेंट्स आता है, तुम्हारा कैपेसिटी बढ़ता है। सिंपलर वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, तुम्हारा लिमिट हायर हो जाता है। अब लेट्स से ये अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करें या फिर इसके बैक स्टोरी में जाओगे आयुष के, तो मोस्ट लाइकली तुम्हें यही पता चलेगा कि आयुष आज तक ज़्यादा मेहनत नहीं करता था। ही जस्ट डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, ही जस्ट गॉट हिज गोल्स एंड एम्बिशंस, और अब वो बहुत मेहनत करना चाहता है। बहुत लोग तुम लोगों में से भी ऐसे होंगे। तो इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि आज तक आयुष ने 3 दिन से ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, और वो 3 दिन था एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले, जो जब उसे पास होना था या फिर जो भी स्कोर करना था, तो वो 3 से 4 दिन पढ़ता है, एग्ज़ाम देता है, बात ख़त्म। या फिर 1 सप्ताह पढ़ता है और उसे पता रहता है कि एग्ज़ाम के बाद मुझे आराम करना है, और एग्ज़ाम ख़त्म, काम ख़त्म, पढ़ाई ख़त्म, और उसके बाद अगला एग्ज़ाम में देखेंगे। करेक्ट? ये मैक्सिमम लोग एटलीस्ट इंडियन एकेडमिक सिस्टम में ऐसे ही होते हैं, और इसीलिए तुम्हें एग्जैक्टली 1 से 2 सप्ताह के बाद तुम वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। जिन्होंने भी आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिया है, वो IIT-JEE हो, नीट हो, गेट हो, IAS हो, UPSC सिविल सर्विसेज हो, बैंक हो, PO हो, जो भी इस डायरेक्शन में हो, यही चीज़ चेंज हो जाता है। और इसीलिए मैंने हमेशा बोला है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स या फिर तुम्हारे बोर्ड्स एग्ज़ाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये दे आर बोथ कम्प्लीटली डिफरेंट एनिमल्स। तुम बहुत ही डिफरेंट फील्ड में अभी डील कर रहे हो इफ़ यू गेट इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और तुम्हें ये फेस करना ही पड़ेगा। अगर तुम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हो और तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि तुम इसे अवॉइड कर सकते हो, एंड मोस्ट लाइकली ये रिसोर्सेज फाइनेंशियल टर्म्स में आएगा, देन यू विल हैव टू गो थ्रू इट एट सम पॉइंट और अदर। मैंने IIT-JEE को अवॉइड किया, आगे जाके मुझे गेट से डील करना पड़ा। तो अगर वो भी नहीं होता, मुझे कोई और एग्ज़ाम से डील करना होता। अगर वो भी नहीं होता तो मैं कभी भी अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता, एटलीस्ट इंडिया में जो सिस्टम है अभी उसके अकॉर्डिंग। कोई ना कोई एग्ज़ाम तुम्हें कभी ना कभी देना ही पड़ेगा। अगर कुछ भी ना हो तो तुम्हें कभी ना कभी GRE देना पड़ेगा, इवन दो तुम्हारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है MS अब्रॉड करने के लिए या फिर इंडिया से बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो लाइक आई सेड, अगर तुम्हारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है तो मोस्ट लाइकली कभी ना कभी तुम्हें एग्ज़ाम से डील करना पड़ेगा, और जब भी ये आएगा तब तुम्हारा गेम पूरी तरह से इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा कि अब तुम्हें वो 14 डेज़ के बाद ब्रेक नहीं मिलने वाला, या फिर 10 दिन के बाद तुम्हारा काम नहीं ख़त्म होने वाला। और इसीलिए जितने लोगों को भी एडवाइस मिल रहा है, ये अमेरिकन यूट्यूबर्स जो प्रोक्रेस्टिनेशन और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे होंगे, जिन्हें हलक भी नहीं है कि इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कैसा होता है, उनके बातों को सुनोगे तो तुम्हें कभी भी नहीं समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और उसी से इंस्पायर्ड बहुत सारे अपने इंडियन भाई लोग भी हैं जो इसी डायरेक्शन में वीडियोस बना रहे हैं, जो कि किसी स्टूडेंट को कभी भी काम नहीं करता। क्योंकि अगर तुम उन्हीं के पास्ट को पलट के देख लो तो उन्होंने कभी भी ऐसे रगड़ के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, एक हैवी कंपटीशन में कभी भी बहुत तोड़ ताड़ के अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जहाँ पे हर चीज़ तुम्हारे मेहनत पे ही डिपेंड करता है और किसी भी चीज़ पे नहीं। ठीक है, चलो कोटा और ये सब के बारे में नहीं बात करेंगे वहाँ पे अलग ही स्टोरी है। फिर से बोल रहा हूँ, मैं खुद ही जनरल कैटेगरी से हूँ, लेकिन जनरल लोगों को अगर तुम वो सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगोगे तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। ठीक, लेकिन इन जनरल
अगर जनरल कैटेगरी की भी बात करें तो देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट, एंड दैट इज़ ओनली हार्ड वर्क एंड मेरिट. ठीक, दिस इज़ द ब्राइट साइड. अभी हम आते हैं बैक टू द सेम टॉपिक. ये 10 दिन का जो तुम्हारा लिमिट है उसे तुम ब्रेक कैसे करोगे? कभी ये सोचा है तुमने कि हमेशा यही क्यों हो रहा है कि 7 से 10 दिन के रेंज में ही मेरा बत्ती आउट हो जा रहा है? क्यों? इसीलिए क्योंकि यही वो समय है जहाँ पे तुम्हें अपना लिमिट इंक्रीज़ करना है. मेरे लिए ये क्वेश्चन आया था जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया अपना बीटेक, और मैं उस टाइम से सीरियस हो गया. तो जब मेरा एक्चुअल गेट का तैयारी स्टार्ट हुआ, जो कि मेरे 5th सेमेस्टर में होगा, उस टाइम तक आई वॉज रेडी. लेकिन जब मैं पहली बार सोच रहा था कि मुझे कुछ अच्छा परफॉर्म करना है अपने एकेडमिक्स में, तो मैंने लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया. मुझे वहीं बैठना है और वहीं पे पढ़ाई करना है. ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि तुम रूम पे बैठोगे, दोस्त आएंगे जाएंगे, तुम्हारा बहुत सारा ब्रेक होगा, और यही सारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा, पर तुम्हारा कंटिन्यूटी टूट जा रहा है, तुम्हारा मोटिवेशन चला जा रहा है. तुम अपने दोस्तों को देख रहे हो और फिर वो उतना मेहनत नहीं कर रहे, तो तुम्हें अनकॉन्शियसली हो सकता है, सबकॉन्शियसली हो सकता है, ऐसा लग रहा हो कि मुझे क्यों मेहनत करना है. ठीक है, यहीं पे आ जाता है मोटिवेशन और पैशन का बात, जो कि तुम्हें बहुत हद तक ड्राइव करता है. अब फिर से हम आते हैं. सॉल्यूशन इज़ दैट यू डेडिकेट अ सर्टेन टाइम and you dedicate a certain place for you to study. अब मेरे लिए वो लाइब्रेरी था, तुम्हारे लिए आई सजेस्ट दैट कि जहाँ पे भी एक एकेडमिक सिचुएशन होता है, जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, एक लाइब्रेरी बहुत ही सही जगह होता है तुम्हारे लिए फोकस करने के लिए. तुम्हारे घर के पास भी लाइब्रेरीज़ होंगे, तुम्हारे कॉलेज में भी लाइब्रेरीज होंगे. इट इज़ ऑलवेज एक्सेसिबल. अगर नहीं है तो एक और कोई कोना खोजो, छत हो सकता है, तुम्हारा रूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट there has to be a time, there has to be a place, and then you have to dedicate yourself into studying like a machine in those hours, in that place. Doesn't matter कि तुम्हें ये बात को बिल्कुल कान खोल के सुन लो. अभी तक अगर तुम मेरे कुछ भी बात को ध्यान लगा के नहीं सुन रहे थे तो प्लीज़ इसे ध्यान लगा के सुन लो. Doesn't matter तुम्हें कितना मज़ा आ रहा है, doesn't matter तुम्हारा कितना मोटिवेशन है, एक्चुअली इट डजेंट इवन मैटर तुम्हें कितना समझ में आ रहा है. देखो, तुम कितना कॉन्सेप्ट समझते हो और पढ़ाई को कितने अच्छे तरीके से समझते हो ये तो बाद में आएगा. अभी तो तुम्हारा जो स्टेज है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर तुम्हें 1 साल भी नहीं हुआ है अपना मन बनाए हुए कि मुझे कुछ तो करना है पढ़ाई रिलेटेड, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि योर वेसल, योर बॉडी डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू डू what you want to do. अगर तुम फिज़िकली इसे समझो तो तुमने अचानक से सोच लिया कि मैं 50 kgs डेडलिफ्ट करूँगा. ये तुमने सोच लिया एक दिन कि मेरे को इतना स्ट्रांग होना है कि मुझे 50 kg डेडलिफ्ट करना है. अब तुम जिम में जाते हो और सीधा 50 kgs उठा लेते हो. ठीक है, तो पहली बात की हो सकता है तुमने एक बार उठा लिया या फिर आधा बार उठा लिया, लेकिन जैसे वो तुम दूसरा दिन फिर से करते हो तुम्हारी कमर टूट जाती है क्योंकि तुम्हारे बॉडी में वो एबिलिटी नहीं है. अब इससे देखो, यही सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जब तुम पढ़ाई रिलेटेड चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि वो काफ़ी मेंटल होता है. फिजिकल चीज़ें मैंने अभी तुम्हें बताया, सबको समझ में आ गया ये चीज़. ठीक है, पहला तो आंसर होगा आशीष, डायरेक्ट हमें ये नहीं करना, हमें ग्रेजुअली करना है. ठीक है, तो वही मैंने बोला कि टाइम सेट करो और जगह सेट करो. तो हो सकता है आयुष यहाँ पे जाता है और बोलता है कि पहले दिन से ही कि मैं आज से 14 घंटा पढ़ूंगा. नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 सप्ताह पहले वो 0 घंटे पढ़ रहा था. ठीक है, तो पहले तो इसे इंक्रीज़ करो कि ओके 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स. यहाँ पे इसका एक और डीमोटिवेशन का रीज़न क्या है कि 1 सप्ताह बाद डीमोटिवेट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चीज़ नहीं कर पा रहा जो वो करना चाहता है. दिस इज़ अ बिग किलर ऑफ मोटिवेशन, और ये सब ने एक्सपीरियंस किया है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होता है कि बस उतना करो जितना तुमने बोला है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव योर कॉन्फिडेंस टू योर सेल्फ, या योर कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, कि मैं जो बोलता हूँ मैं वो कर लेता हूँ. इसके वजह से यू ट्रस्ट योर सेल्फ. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर तुमने अपने आप को बार बार ये करके सर्वाइव करने दिया कि ओके मैं तो बोलता हूँ 8 घंटा पढ़ूंगा लेकिन मैं पढ़ता हूँ 2 घंटा, तो वाई विल यू एवर डू वट यू से? बिकॉज
तुमने बोला 8 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ा तुमने 2 घंटा, बट लाइफ kept on going, there are no consequences, right? So mentally तुम्हें ऐसा लगता है कि it is okay, it is all right. So it is important for you to do that. Now I was little extra crazy. So मैंने ये बोला कि मैं लाइब्रेरी में 8 घंटा रहूँगा डेली. क्लासेस होंगे तो मैं क्लास में रहूँगा, क्लास के अलावा जितना भी टाइम लाइब्रेरी खुला रहेगा मैं लाइब्रेरी में रहूँगा. दैट्स अ बिट एक्सट्रीम. उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न, बहुत बड़ा मोटिवेशन, बहुत बड़ा हो सकता है कोई ट्रॉमा होना ज़रूरी है. बट अगर तुम ये नहीं कर पा रहे तो स्टार्ट विद 2 hours, कन्वर्ट इनटू 3, 4, 5, 6 एंड you can go from 2 hours to 12 hours in 1 month. That's important. Like मैं ये नहीं बोल रहा कि go from 2 hours to 12 hours in a year. That is too late, too slow. तुम एक साल में तो एक एग्ज़ाम आ जाता है, अगर तुम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो क्रैक नहीं कर पाओगे. ठीक, तो बहुत सारे चीज़ होते हैं पॉलिटिकली करेक्ट, बहुत सारे चीज़ होते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसे हम बोलते हैं रियलिटी. तो अगर लेटर से तुम अभी IIT-JEE का तैयारी कर रहे हो या फिर गेट का तैयारी कर रहे हो या फिर लेटर से सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पास 1 साल है तुम्हारे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत सारी चीज़ एब्रप्टली करना पड़ता है. दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट. दैट माइट नॉट बी अ चॉइस, दैट माइट नॉट बी आइडल, but being a person who has been through competitive examinations, I know that this is necessary. चलो फिर से वापस आ जाते हैं उसी टॉपिक पे. फर्स्ट, gradually. So go from 2 hours to 4 hours to 6 hours to 10 hours. Second, do what you say. अगर तुमने बोला है आज 2 घंटा तो आज 2 घंटा, कल तुम्हारा वो 2.5 घंटा होना चाहिए, 2 दिन बाद 4 घंटा होना चाहिए. एंड you do what you say. This is gradual increment, जिस तरह से मैंने वेट लिफ्टिंग का एग्जाम्पल दिया. Now सेकेंड, अब एक पॉइंट आएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तुम 10 घंटा पढ़ रहे हो, 10 घंटा इफेक्टिव, एंड येस दैट इज़ पॉसिबल इफ़ यू हैव फुल डे. अगर नहीं है तो इट माइट बी 5 to 6 hours डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव. बट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ फुल डे, 10 घंटा पढ़ रहे हो और डेली पढ़ रहे हो, और इट हैज़ बिन 10 days and now you feel like you are burnt out, but also it might be that you are at your limit. और यहीं पे इंसान चेंज करता है. और आई डोंट लाइक पीपल सेइंग कि तुम तो ऐसे हो और वो तो वैसा है और वो तो बचपन से ही ऐसा है इसलिए वो कर पा रहा है. द ओनली एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू लीव ओवर हियर एंड द ओनली रीज़न आई कीप ऑन टॉकिंग टू यू गाइज इज़ टू शो यू दैट अ पर्सन कैन चेंज. मैं अगर 11th स्टैंडर्ड में फ़िज़िक्स में फ़ेल होकर इसरो साइंटिस्ट बन सकता हूँ तो तुम भी वो अपने आप में डेवलप कर सकते हो. दैट्स द ओनली एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू लीव ओवर एंड दैट्स द ओनली रीज़न आई कम एंड टॉक इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. तो यू कैन चेंज, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन दैट. तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो. द ओनली क्वेश्चन इज दैट जब वो लिमिट्स आएंगे तो विल यू कीप गोइंग. 3 सप्ताह के बाद, 1 महीना के बाद, आई एग्री, यू नीड अ ब्रेक, you need a day of break, you need to go out, you need to have a lot of fun and then come back, right? But right now it is important for you to develop the capacity. अब फिर से हम capacity पे आते हैं. It is not important कि तुम्हें मज़ा आ रहा है, it is not important कि तुम्हें motivation feel हो रहा है, and it is also not important कि तुम्हें कुछ भी समझ में आ रहा है. अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि गधों की तरह पढ़ते रहो, बट रियलिटी यही है कि जो टॉपर्स जिसे तुम देखते हो और तुम्हें लगता है कि वो भगवान है, वो भी जब भी पढ़ते हैं ऐसा नहीं है कि उन्हें सब कुछ समझ में आता है. मैं ये इसीलिए बोल सकता हूँ क्योंकि एक टाइम पे मैं फ़िज़िक्स में फ़ेल हो रहा था और एक टाइम पे मैं ऑल इंडिया रैंक 4 था इसरो में. तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी था और एक टॉपर भी रह चुका हूँ. तो अगर मैं टॉपर था और मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि जब मैं टॉपर बनने वाला था, यानी कि इसरो के एग्ज़ाम के लेटर से 1 महीना पहले, उस टाइम पे मैं बहुत बार बैठता था और पढ़ने की कोशिश करता था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था. तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन तुम मंडे को 4 घंटा बैठ रहे हो एंड दैट वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव सेशन दैट यू हैव एवर हैड. उसमें तुमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, तुम्हें बहुत सारी चीज़ समझ में आया, बहुत सारा रियलाइजेशन हुआ, कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे बहुत स्ट्रांग हुए, और नेक्स्ट डे तुम ट्यूसडे को बैठते हो और तुम्हें 4 घंटे में ऑलमोस्ट कुछ भी प्रोग्रेस नहीं मिला. बट दैट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द फैक्ट दैट तुम दोनों दिन बैठ के 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हो. तो यहीं पे लोग अपने आप को एक्सक्यूज़ेस या इजी वे आउट देने लगते हैं, क्योंकि आज तो मुझे उतना मन नहीं कर रहा, तो
आज बैठ के मेरा ऐसे भी प्रोडक्टिविटी ख़राब भी होने वाला है, तो आज मैं कम ही पढ़ लेता हूँ, कल बहुत मज़ा आएगा, कल पढ़ लूँगा। तो ऐसे तुम्हें बस एवरेज रिजल्ट्स ही मिल सकते हैं। एक्चुअली लोग मेरे से ये पिछले 7 साल से पूछते आ रहे कि एवरेज स्टूडेंट टॉपर कैसे बनता है, बट लोग ये नहीं समझ सकते कि इस तरह से बनते हैं कि जब तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उस टाइम पे तुम्हें टेबल के सामने चेयर लेके बुक के सामने अपना आँख लगा के पढ़ाई करना पड़ता है। उस टाइम पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है। सुबह सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, उठ गए और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। रिवाइज़ करने का मन नहीं कर रहा, फिर भी रिवाइज़ किया। और यही सारी चीज़ समझ लो एकेडमिक्स में जब भी स्पेशली एग्ज़ाम के थ्रू जाते हो, तो यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम इन योर वीकनेसेस हर डोमेन में। और यही चीज़ लोग नहीं समझते। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी बहुत लोग होते हैं, दिल्ली जाते हैं, 70,000 रुपये फेंकते हैं, पीजी में रहते हैं, और उसके बाद भी उनका कोई रिज़ल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो वही करते रहते हैं जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आता है या फिर जिसमें वो कंफर्टेबल है। अगर वो थर्मोडायनेमिक्स में कंफर्टेबल है, वो डेली उठ के थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा है। रिसर्च कर डाला थर्मोडायनेमिक्स में, सब कुछ आता है थर्मोडायनेमिक्स में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 15 मार्क्स में से 2 नंबर नहीं आ रहे उनके, तो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। तुम उस थर्मोडायनेमिक्स का कुछ नहीं करने वाले, ठीक है? कुछ नहीं हुआ तो जाके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मटेरियल बनाने लगोगे थर्मोडायनेमिक्स का, यही होगा, लेकिन तुम्हारा करियर नहीं बन रहा। तो जैसे मुझे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत मज़ा आता था, जो एक साल 2017 से 18 था जहाँ पे मैंने फाइनल अटेम्प्ट दिया अपना इसरो का, शायद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मैंने 5% टाइम भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो तो मुझे आता है भाई। जो मेरा वीकनेस है प्रोडक्शन, जिससे मैं दूर दूर से देखना नहीं चाहता, मैं दूर से भागना चाहता हूँ उसे देख के, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, ये सारे चीज़ जो मुझे पढ़ने का मन नहीं करता वही मुझे पढ़ना है। ये मुझे समझ में आ गया था बहुत पहले, क्योंकि यही पूरा कॉन्सेप्ट है एक इंसान का स्ट्रांग होने का, एक इंसान का चेंज करने का या ट्रांसफॉर्म करने का। वो इंसान अपने वीकनेसेस पे काम करता है। सेम चीज़, रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि तुम्हें रिवीजन करना है, और अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो इसका मतलब यही है कि तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि यहीं पे इंसान चेंज करता है। और यही चीज़ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वाले इन्फ्लुएंसर्स नहीं बताते तुम्हें। वो बहुत सारे चीज़ बताते हैं, 50 ऐप बता देंगे तुम्हें। आज भी मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें बस पढ़ाई करना है तो तुम्हें एक सेल फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस पढ़ाई करना है। तुम्हें पहले अपना कैपेसिटी बढ़ाना है नॉलेज को ग्रास्प करने के लिए। इसके लिए तुम्हें कोई भी यूट्यूब चैनल हेल्प नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन बैंक हेल्प नहीं कर सकता, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी ऐप हेल्प नहीं कर सकता। ये इंसान का कैपेबिलिटी है। वो 100 साल पहले भी यही था और ये आज भी यही है। तो अगर आज इतने सारे ऐप्स और इतने सारे सुविधाएं हैं, तो आज 50 अल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि हमेशा से यही है कि अगर बैरियर ब्रेक करना है तो यू जस्ट हैव टू थिंग्स विच यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ। और यहीं पे तुम्हारा मोटिवेशन, पैशन और ये सारे चीज़ काम करते हैं कि जब तुम्हें मन नहीं कर रहा उस टाइम पे तुम अपने आप को कैसे पुश करते हो, या फिर तुम्हारा खुद का रिजॉल्व यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक इंसान का करियर में बहुत सारे ब्लैक होल्स हो सकते हैं, जैसे कि फेल कर गए, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ईयर गैप है, ये सब चीज़ है, लेकिन वो सारी चीज़ ओवर शैडो कर सकता है किसी भी पॉइंट पे एक इंसान का रिजॉल्व। अगर मुझे किसी को हायर करना है अपने कंपनी के लिए और मुझे दिखा कि ये बंदा बस गिव अप ही नहीं करता और ये बस पुश करना जानता है, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसहार्टन हिम, दैट इज़ अ गोल्ड माइन फॉर मी, क्योंकि वो हमेशा एवेंचुअली रिज़ल्ट ज़रूर लाएगा। एक टैलेंट एक बार में रिज़ल्ट ला सकता है, बट एक बार उसका फेलियर हुआ तो वो गिव अप भी कर देगा। बट एक इंसान जिसमें टैलेंट नहीं है बट रिजॉल्व है, वो पहली बार में रिज़ल्ट नहीं लाएगा, बट वो पहली बार में गिव अप भी नहीं करेगा। दूसरी बार में हो सकता है रिज़ल्ट ना लाए, लेकिन दूसरी बार में वो गिव अप भी नहीं करेगा, एंड थर्ड टाइम ही इज़ द वन हु परसिस्टेड। सो ये सारे चीज़ आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए जो बचपन से टॉपर रहते हैं उन्हें तुम आगे जाके प्लेटो करते हुए देख जाओगे, लेकिन जो बचपन से बहुत ज़्यादा फेलियर देखते हैं वो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा एक्सेल क्यों कर जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? अगर इफ़ यू आर इवन इन मिड 20s नाउ, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस मेरे अभी शायद 20 से भी नीचे होंगे, बहुत सारे 30 से भी ऊपर हैं, लेकिन एवरेजली आई एम आस्किंग दिस टू पीपल हु आर इन मिड 20s, 25, 26 को, ज़रा अपना
पीछे के क्लासेस को पलट के देखो कि वैसे लोग क्यों एक्सेल कर गए जो बैक बेंचर थे, वैसे लोग क्यों एक्सेल कर गए जिन्हें किसी ने नहीं सोचा था कि ये कुछ कर सकते हैं, और वैसे लोगों का कुछ क्यों नहीं हुआ जो कि बचपन से ही टॉपर थे। मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ किसी भी टॉपर को, और यहीं पे मेरा मैसेज रहता है हर टॉपर को कि स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, स्टार्ट फेलिंग, स्टार्ट डूइंग थिंग्स यू आर नॉट कंफर्टेबल विद। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर तुम वो कर ले गए और तुम टॉपर भी हो, तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो कैपेसिटी तुम में ऑलरेडी है। ये दूसरा कैपेसिटी रेजिलियंस का और रिजॉल्व का तुम में आ गया, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे लोग होते भी हैं जो सबसे बड़े बड़े CEO हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट, बट ऑल्सो हैड resolve to do difficult things out of their comfort zone to push their limits, or then they kind of make the world you live in. But वैसे लोग, they're just handful. Most of them just turn out to be average, and there are advantages to both average and then there are advantages to failures, but you'll have to again work on your weaknesses. Like you are a failure always, you have an advantage. You have tremendous ability to not care about what the world says about you. तुम्हें उनका कोई रिस्पेक्ट का कोई डिमांड ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें कभी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मिला, तो तुम क्यों ही एक्सपेक्ट करोगे। बट देन यू डोंट हैव कैपेसिटी, तुम्हारे बॉडी में वो कैपेसिटी नहीं है उतना काम करने का, तो तुम उस पर डेवलप कर सकते हो। तुम्हारे बॉडी में वो कैपेसिटी है, योर AAA, तुम बचपन से ही टॉप कर रहे हो, बट तुम्हारे पास क्या वो कैपेसिटी है, वो रिजॉल्व है जब डिफ़िकल्ट टाइम्स आता है, you still push yourself, or you're just living in the comfort zone, and the average is in the middle, and you have to develop both sides. So find out what you have to work on, और इसी तरह से you grow, you change and you transform. Now, ये टॉपिक इतना डिटेल्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन का, समझ में, all I'm talking about is procrastination इतने देर से, लेकिन हमने कितने सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया। इसलिए आज तक तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा था, क्योंकि रियलिस्टिकली किसी ने नहीं बताया, बस वही बताया जो तुम सुनना चाहते हो। ओके, रैशनल पॉइंट T50 अगेन आस्क अनदर क्वेश्चन, प्लीज मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी डिड। हाउ टू बी टाइम कॉन्शियस, वेल यू हैव टू मेंटेन अ टाइम टेबल, एंड व्हाट आई नाउ डू is to maintain a Google Calendar tracking, like track everything on Google Calendar, तुमने कब क्या किया या तुम्हें कब क्या करना है। ये मैं जब एस्पिरेंट था उस टाइम पे नहीं करता था, कि Google Calendar was maybe not there or just not famous enough, मेरे हाथ में कभी नहीं आया। एंड उस टाइम के सेल फोन्स भी इतने एडवांस नहीं होते थे यार, मतलब ऐप्स होते थे, बट यू नो इट वाज फॉर मी बस वो व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल्स के लिए ही था उस टाइम पे। नाउ last in this topic, Rahul Singh Meher, life is all about making decisions. How to make your body listen to decisions taken by our mind, how to think then act, how to get that things in us. देखो यार, ये इंसान इस तरह से बात कर रहा है जैसे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कि तुम अपने बॉडी को कैसे ये सिखा सकते हो कि तुम्हारा ब्रेन क्या बोल रहा है वो करे। तुम्हारा बॉडी ऑलरेडी ट्रेंड है। इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स जस्ट दैट तुम्हारा बॉडी का वो लिमिट नहीं है अभी। फिर से वही पॉइंट पे आ रहा है, तुम्हारा ब्रेन का इन्फिनाइट लिमिट, उसका इमेजिनेशन इन्फिनाइट, वो कुछ भी इमेजिन कर सकता है। वो ये भी इमेजिन कर सकता है कि तुम सुपर हीरो हो, वो यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स के बाहर वो कुछ भी सोच सकता है, कहीं भी सोच सकता है। तुम आज इटली पहुंच सकते हो ब्रेन में, तुम अभी ब्रेन से वापस कालू सराय पहुंच सकते हो, तुम कुछ भी सोच सकते हो। आज तुम ये सोच रहे हो कि मुझे इसरो साइंटिस्ट बनना है, इट्स ऑल पॉसिबल इन योर ब्रेन। रियल लाइफ में भी पॉसिबल है, बट बैरियर आता है तुम्हारा बॉडी, कि तुम्हारा बॉडी उस लेवल में है कि नहीं अभी। और बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारा ब्रेन भी होता है, कि तुम्हारा ब्रेन का वो कैपेसिटी है कि नहीं, कितने जल्दी तुम्हारा ब्रेन किसी कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर रहा है। और ये सारी चीज़ कैसे होंगे, व्हेन यू पुश योर सेल्फ थ्रू द लिमिट, यू इंक्रीज योर लिमिट। तो तुम्हें उस पॉइंट्स पे जहाँ तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जहाँ तुम्हें समझने का मन नहीं कर रहा, जहाँ तुम्हें क्वेश्चन पूछने का मन नहीं कर रहा, जहाँ तुम्हें सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, डू दैट, डू वट एवर यू आर अनकम्फर्टेबल इन, and you will find yourself improving. Not immediately,
इमीडिएटली तो हो सकता है तुम अपना डिक्रीमेंट दिखने लगे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, सब कुछ ख़राब हो रहा है, लेकिन दैट इज़ ऑलवेज द कर्व कि पहले वो नीचे जाता है और फिर वो ऊपर जाता है. तो यू हैव टू गो थ्रू दैट पॉइंट वेयर एवरीबडी गिव्स अप. और ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है. जो ये बोल रहा है कि हर 7 दिन के बाद 10 दिन के बाद मैं फिर से अपने लूप में चला जाता हूँ, वो यही हो रहा है. यू गिव अप, यू थिंक दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट, बट दिस इज़ द ओनली वे इट विल एवर वर्क आउट. एंड इसीलिए मैक्सिमम लोग जहाँ थे वहीं रह जाते हैं. अगर वो बहुत ही एक्सेलेंट और टैलेंटेड थे तो वो वहीं रह जाते हैं. अगर वो एवरेज या बिलो एवरेज थे तो वो वहीं रह जाते हैं. एंड दिस इज़ अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन. Like, set a time, set a place, and just work. So as simple as that. तुम ये सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को मत सोचो कि मुझे कितना समझ में आ रहा है. पहली बात तो ये भी बहुत ही वेग है कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है, तुम्हें कितना मज़ा आ रहा है, या फिर तुम्हें कितना इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर इसका क्या रीज़न. ये दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेग. तुम उसे क्यों ट्रैक कर रहे हो? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी दिन तुमने बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक पकड़ लिया है. हो सकता है किसी दिन तुमने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या फिर अ टॉपिक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वो पकड़ लिया तुमने. तो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी या रिजल्ट्स या फिर तुम्हारा जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो तो हर दिन चेंज होते रहेगा. किसी दिन हो सकता है तुम्हें नींद उतना अच्छे से नहीं हुआ तो तुम्हें उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ने में, या फिर किसी दिन हो सकता है तुम्हारे लाइफ इवेंट्स ऐसे थे कि तुम्हें उस रात को पढ़ने का उतना मन नहीं कर रहा. ये सारे चीज़ फ्लक्चुएट करते रहेंगे. किसी दिन हो सकता है मन करने लगे. बट इफ़ पीपल कीप डूइंग थिंग्स दे वांट टू डू, देन नथिंग विल एवर बी डन. इस दुनिया में कुछ भी हुआ है, लाइट बल्ब का इन्वेंशन से लेके रॉकेट का इन्वेंशन तक, वो उसी वजह से हुआ है कि पीपल डिड थिंग्स दे डिड नॉट वांट टू डू. इवन तुम्हारे एथलीट्स, तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारा ओलंपिक लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं, वो डेली सुबह उठते हैं और उन्हें लगता है कि आज तो मैं फिर भागूंगा. अगले दिन सुबह उठते हैं और आज तो मैं बहुत हेल्दी खाऊंगा, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है. दे ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू डू, आई गारंटी यू, दे ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू डू द सेम थिंग एवरी डे, बट दे स्टिल डू इट एंड दस दे आर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट. सो तुम्हें भी इसी तरह से अप्रोच अपना चेंज करना होगा. ओके, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मुझे रिसर्च नहीं करना, साइंटिस्ट का क्या ही होता है इस कंट्री में, और मुझे तो बस पैसे बनाने हैं. तो मैक्सिमम लोग ये नहीं समझते कि रिसर्च से ज़्यादा पैसा और किसी चीज़ में है ही नहीं, और किसी फील्ड में नहीं है. पेटेंट्स का वैल्यू जो होता है वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा. एक नोबेल रिसर्च करने के बाद एक साइंटिस्ट का जो वैल्यू होता है वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा. बस एक कंट्री में नहीं, इंटरनेशनली जो तुम वैल्यू डेवलप कर सकते हो वो शायद तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा. देखो, तुम अगर नॉर्मल इंजीनियरिंग करते हो या फिर नॉर्मल साइंस करते हो या फिर MBA कर लिया तो यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल, क्योंकि वो कोई भी कर सकता. जो तुम अभी कर रहे हो, जो भी तुम जॉब करोगे, वो भले ही तुम्हारा स्टार्टिंग सैलरी 70 लाख का हो या फिर 1 करोड़ का हो, या फिर सिलिकॉन वैली में तुम कुछ $200,000 का पर एनम का जॉब कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो, यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल. क्योंकि तुम्हारा जो भी अभी करंट पोजीशन है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ डिग्रीज. तुमने कुछ BTech किया हो, भले वो IIT से हो, तुमने वो कुछ MBA कर लिया हो, भले वो IIM से हो, तुमने मास्टर्स कर लिया, भले वो तुम्हारा MIT से हो, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भले ही हो, या फिर कैलटेक से हो, तुमने कुछ भी कर लिया, दैट इज़ ओनली बेस्ड ऑन डिग्री. और तुमने अगर कोई भी आज डिग्री लिया हो तो तुम्हें ये पता होगा कि तुम अकेले नहीं थे जो ले रहे थे. इवन BTech का डिग्री तुम्हारे साथ कम से कम 100 और लोगों ने लिया होगा तुम्हारी यूनिवर्सिटी से. तो द ओनली डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर इन ऑल ऑफ दिस आर रिसर्च क्वालिफिकेशंस. कि तुमने कितने पेपर्स लिखे हैं, तुमने कितने पेटेंट्स फाइल किए हैं, तुमने किस प्रोफेसर के अंडर रिसर्च किया है, तुम्हारा फील्ड कितना कटिंग एज है. ये सारे चीज़ काफ़ी डिफ्रेंशिएट कर देता है इंसान के करियर को. वो अगेन इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, क्योंकि रिसर्च मोस्ट ऑफ द टाइम
काफ़ी लॉन्ग स्ट्रेस्ड होता है, काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी वैल्यू है ना उसे बनाने में टाइम लगता है. अगेन कुछ लोगों को लगता होगा कि जो रिसर्च करते हैं वो काफ़ी दिमाग से तेज़ हैं या फिर काफ़ी एक्सेलेंट हैं या फिर उनका दिमाग ही वैसा बना हुआ है. ऐसा कुछ भी नहीं होता. मैंने बहुत लोगों को देखा है जो पीएचडी कर रहे हैं या फिर इसरो बार ये सब जगह तो मैं देखते ही रहता था कि इतने सारे लोग हैं जो कि मतलब एकेडमिक्स को ही उन्होंने अपना पूरा लाइफ बना दिया या फिर साइंस को ही उन्होंने अपना पूरा लाइफ बना दिया है कि वो इसी के बारे में सोच रहे हैं. दे आर ऑल एवरेज. इट्स जस्ट दैट वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं समझने में, पढ़ने में, जिसे हम बोलते हैं रिसर्च करने में. वो दे आर ऑलवेज ओपन अबाउट knowledge. They are haunted by not knowing enough. And ये कोई भी कर सकता है. तो they keep grasping knowledge and eventually they develop this unique trait of being conceptually so strong कि nobody can match them. But वही देखा जाए तो यही है. अगर तुम नॉर्मल करियर को लीड करते हो तो you take a degree and you do a little bit of interview skills, you do a little bit of soft skills, you make some connections, and you progress in the career, then maybe get another degree, again repeat the same cycle, interview, soft skills, connections, jump to another one, get a promotion, again maybe another degree, I don't know, get a black belt in Six Sigma or something. But is तरह से you grow in your career, right? But you are always replaceable, always, because the same thing can be done by anybody. जो तुम कर रहे हो अभी, और मैं नहीं ऐसा बोल रहा कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट किया है, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, बट द वैल्यू दैट आई गेन फ्रॉम रिसर्च एक्सपीरियंस इन बार्क, इन इसरो, these were so invaluable that any PSU could not have come even close to what these organizations gave me. They did not give me the best salary. They did not give me the best postings, but they did give me the best exposure to the most cutting edge technology, and in that sense, the best career trajectory. And that is why ये चीज़ मुझे बहुत ही पहले से पता था, क्योंकि जब मैं कॉलेज में भी था, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ यू सिटिंग डाउन एंड जस्ट स्टडिंग एंड स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम with books and good amount of time thinking about your career. तो before I became serious about GATE, मैंने GATE 2016 के लिए जब तैयारी स्टार्ट किया, उससे पहले ऑलरेडी 2 से 3 साल सॉलिड मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को समझने में बहुत ज़्यादा एफर्ट इन्वेस्ट किया था. तो मुझे ये समझ में आ गया what is this career all about. इवन मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि बेटा GATE करो, PSU लो, जॉब करो, जॉब सिक्योरिटी लो, पेंशन बनाओ, करियर अपना आराम से 35 साल का बनाओ. सबको ये, तुम्हें पता ही है इंडिया का माइंडसेट कैसा है, सोसाइटी क्या बोलता है और पेरेंट्स क्या बोलते हैं. एक मीडियोकर फैमिली में अगर रहे हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ पता ही होंगे, तो वो तुम्हें ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि हाँ ये करो वो करो. बहुत सारे फैमिली होते हैं जो भाई फादर मदर खुद ही डॉक्टर नाम लगाते हैं अपने नाम के पहले, तो उनका बात तो डिफरेंट है. बट एक नॉर्मल फैमिली कैसा वॉइस से तुमसे बात करता है वो तुम्हें पता है. बट उस टाइम पे भी मैंने खुद ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इतना ज़्यादा समझ लिया था कि मुझे पता था कि एक इंसान को अगर स्टैंड आउट करना है तो उसका नॉलेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एंड वो यू कैनॉट गेट एनीवेयर अदर दैन इन रिसर्च फील्ड. तो इसीलिए जब मैं अंडर ग्रेजुएट भी था तो मेरा बस सिंगुलर ऑब्जेक्टिव था कि मास्टर्स करना है IIT बॉम्बे से, और उसके बाद लेट अस से PhD करना है या फिर जो भी रिसर्च में मेरा करियर बने, एक बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड जॉब मिल गया तो दैट इज़ ऑल्सो एज गुड एज PhD, या फिर PhD करूँगा. एट दैट पॉइंट लेट अस से 2015 मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि इसरो में तुम्हारा BTech क्वालिफिकेशन के साथ साइंटिस्ट का पोजीशन मिलता है. बाग के बारे में मैंने शायद नाम भी नहीं सुना था उस टाइम तक. वो तो मैं दिल्ली पहुंचा तो मुझे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला, तो मुझे समझ में आया क्योंकि ये सारे चीज़ भी हैं. एंड उसके बाद ये बहुत क्लियर हो गया कि भाई मुझे इसरो में ही जाना है, क्योंकि अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मुझे क्लियरली नाम में ही रिसर्च दिख रहा है, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस रिसर्च. एंड आई थिंक
इट इज़ नॉट इवन डिबेटेबल कि वर्ल्ड का सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही आता है, क्योंकि देयर एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड. और तुम्हारा स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग इज़ डायरेक्टली बॉर्न फ्रॉम डिफेंस, और डिफेंस में भी देयर इज़ मोस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी. अभी इसमें मैं ज़्यादा घुसूँगा नहीं, बट बहुत ही कम चांसेस है कि कोई इससे आर्ग्यू करेगा. तो व्हेन इट इज़ अबाउट स्पेस, इट्स अबाउट रिसर्च, तो मेरा मन बन गया बहुत ही सॉलिड कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. एंड देन वो मुझे जब तक नहीं मिला, तो सेकंड बेस्ट फॉर मी came out to be Bhabha Atomic Research Center, which was also research, but about nuclear science and engineering. But it was still a lot better than all of these PSU jobs that people were crazy about. Engineering services examination, जो लोग पागल थे, UPSC के नाम के पीछे पागल थे, सिविल सर्विसेज पागल, बाप रे, इससे अच्छा तो कोई पोजीशन नहीं है, इससे बड़ा तो कोई एग्ज़ाम नहीं है. मुझे कभी भी नहीं समझ में आया वो. मैं किसी को बैश नहीं कर रहा, किसी को स्लैम नहीं कर रहा. वो उनका ऑब्जेक्टिव था. उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें रिसर्च में करियर बनाना है. उनका कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है. इतने सारे लोग हैं इन एग्ज़ाम्स के पीछे, सबका अपना कुछ मोटिवेशन हो सकता है. लेकिन मुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि why would you go so crazy about all of those exams and not about BARC, ISRO, DRDO, or to do masters from IITs or ISC. कुछ लोग थे, बहुत ही कम लोग थे जो इसके बारे में बात करते थे. एक दो प्रोफेसर्स भी थे जो इसके बारे में बात करते थे, बट मैक्सिमम लोग थे ऑल अबाउट इंजीनियरिंग सर्विसेज. अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं हुआ तो गेट से कुछ ले लेना, अगर उसमें नहीं हुआ तो फिर कुछ पीछे का IITs ले लेना, या फिर अगर कोई तुम्हारा PSU का जैसे CIL या फिर ये सारे कुछ एग्ज़ाम्स हुए उसमें हो गया तो ठीक है, SSC हो गया तो ठीक है. बार्क तो सबसे कम वैल्यू देते थे उस टाइम पे लोग, क्योंकि उसका सैलरी भी बहुत कम था. स्टार्टिंग सैलरी कुछ 27,000 हाथ में आता था, 35,000 तुम्हारा स्टाइपेंड था फर्स्ट ईयर के लिए, प्लस पढ़ना पड़ता था, तो कोई भी नहीं जाना चाहता था वहाँ पे. और इसरो का सैलरी ठीक था, लेकिन बाकी PSU से तो कम ही था. सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा तुम्हारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से कम पे करता है. तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में इसीलिए बस बात कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग इसके बारे में बात नहीं करते. उनका बस यही रहता है गवर्नमेंट जॉब चाहिए, UPSC चाहिए, या फिर तुम्हारा जितना ज़्यादा सोसाइटी किसी पोजीशन को इज्जत करे उतना ज़्यादा तुम्हारा मोटिवेशन होना चाहिए उस जॉब को लेने के लिए. बार्क और इसरो के बारे में तो ज़्यादा कोई बात भी नहीं करते. इसरो तो फिर भी ठीक है, कुछ लॉन्चेस कर दिया, चंद्रयान सक्सेसफुल कर दिया तो न्यूज़ में आ गया. उस टाइम पे 2017 में कुछ 114 ना कुछ सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो ने क्या बोलते हैं रिकॉर्ड सेट किया था, तो उस टाइम पे वो पॉपुलर हो गया. मार्स ऑर्बिटल मिशन किया था तो उस टाइम पे वो पॉपुलर हो गया, तो इसरो का फिर भी थोड़ा नाम हो गया. बार्क को तो कोई जानती ही नहीं. बार्क तो मैं मुंबई में घूमते घूमते बार्क बोलता था तो उन्हें समझ में नहीं आता था. मुंबई में रहने वाले इंसान को मैं बार्क बोलता था तो उन्हें बोलता था ओ बार्कले में हो गया क्या तुम्हारा. मैंने बोला ये बार्कले क्या है, तो वो बोलते थे ये बार्क क्या है. उन्हें भी नहीं पता. तो लोग नहीं समझ रहे क्योंकि देयर इज़ नॉट दैट मच अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू दीज फील्ड्स. बट मुझे लगता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज़ जस्ट एज गुड एज DRDO और ISRO. दे आर डूइंग रिसर्च which is central government level, something that is very important for the growth of the nation, and they are doing it, and it is extremely difficult, it's extremely complicated. मुझे तो अभी भी रॉकेट साइंस ज़्यादा आसान लगता है न्यूक्लियर साइंस के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही डीप लेवल का फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाता है. बट जस्ट बिकॉज इसके बारे में लोग नहीं जानते डज नॉट मीन कि these are not difficult or these are not worth it. And इसलिए I think since 2018 I've tried to be the voice of letting people understand about these research careers in India or even abroad, doesn't matter. But point ये है कि it is not necessary कि तुम हमेशा ये सोचो कि मुझे पढ़ना है तो तब तक है जब तक मुझे कोई स्टेबल जॉब नहीं मिल जाता. इसमें बस ये लॉस नहीं है कि you never looked at a career in research. इसमें ये भी लॉस है कि there can be profit for you. कि तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और बहुत सारे पैसे चाहिए, और शायद सब कोई सोसाइटी में तुम्हें ये बोल रहे हैं कि वो चीज़ तुम्हें PSU से या फिर UPSC से मिल सकता है.
बट तुम्हें कोई ये नहीं बता रहा कि इसके मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस तुम्हारे रिसर्च के थ्रू हैं। तुम्हें अगर पूरा लाइफ नहीं स्पेंड करना है इसरो में तो मत करो, कुछ एक्सपीरियंस ले लो। यू कैन स्टार्ट योर ओन कंपनी, यू कैन डू PhD, you can work in other research companies, but you got that experience that you will never ever get from any of these PSUs or any of the standard jobs जो तुम्हारे इवन कैंपस प्लेसमेंट से मिलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत बार हो सकता है कैंपस प्लेसमेंट आया और सीधा तुम्हें रिसर्च प्रोफाइल दे रहा है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिला बट तुम्हें उतना रिसर्च प्रोफाइल वाला नहीं मिला, बट देयर इज ऑलवेज चांसेस फॉर यू टू स्विच एंड मूव एंड टू लर्न मोर। और अगर बिल्कुल एक फटी किस्मत है तो तुम निकल के 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके फिर भी PhD कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द पोजिशंस इन इसरो और बार्क और DRDO विल स्टिल बी मोर टेक्निकल और साइंस और इंजीनियरिंग ओरिएंटेड देन एनी ऑफ द अदर जॉब्स। इन सब के नाम में रिसर्च है यार, देयर इज अ रीज़न। अगर it can be a bad position in ISRO, it can be a worse position in IOCL or ONGC or any other standard 50,000 rupees job of core companies, maybe in private sector. And plus when it comes to ISRO, BARC and DRDO, they are unique. जो वो कर रहे हैं, BARC जो न्यूक्लियर में कर रहा है, ISRO जो स्पेस में कर रहा है और DRDO जो डिफेंस में कर रहा है, वो और कोई रैंडम कंपनीज नहीं कर रहे हैं। स्पेस में तो अभी कुछ कुछ कंपनीज आ रहे हैं बट दे आर नॉट एट द लेवल ऑफ इसरो। इसरो जो है वो 1960s से है और वो अभी तक जितने लॉन्चेस या जितने लॉन्च व्हीकल उसने बना रखे हैं वो तुम अचानक से मीट नहीं कर सकते फ्रॉम अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। एवेंचुअली वो करेंगे बट राइट नाउ, बट देन अगेन अगर इवन तुम्हें प्राइवेट में जाना है, जैसे मेरे पॉडकास्ट में पवन कुमार चंदना थे, स्काईरूट के CEO, अग्निकुल जो कंपनी है, अगेन प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयर आर मैनी मोर राइट नाउ, मैनी जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना कभी, बट देयर आर मैनी कंपनीज लाइक दैट which are offering you research career to actually grow your knowledge and skill. If you spend time over there, you become really unique. आज बहुत लोग मुझे बस इसलिए भी सुनते हैं क्योंकि I have unique set of experience, the one in BARC and one in ISRO, and that is just unique. Like if you compare that with say 2 PSU experiences, it does not come much close to that. Even though एक इंसान जिसने 2 different PSUs में काम किया है most likely earned more than me in those 3 to 4 years. But now यहीं पे आ जाता है रिसर्च करियर का अंडरस्टैंडिंग कि इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इन योर 20s रिसर्च करियर में तुम ज़्यादा नहीं कमाओगे। स्पेशली लेट्स से तुमने PhD कर लिया तो वो 5 साल तो यू विल अर्न ऑलमोस्ट मिनिमम वेज, तो यू विल नॉट अर्न एज मच, बट अर्निंग इज़ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। बहुत बार अर्निंग तुम्हारा स्किल्स नॉलेज बेस के टर्म्स में होता है। एंड अच्छा से अगर तुम कर ले गए, इसलिए लाइक नॉट इवन अ लॉट ऑफ टाइम्स जस्ट PhD, मास्टर्स भी अगर तुमने अच्छा से कर लिया रिसर्च ओरिएंटेड किसी अच्छे प्रोफेसर के अंडर, तो वो जो तुमने स्किल डेवलप किया दैट बिकम्स सो यूनिक in the market that it's very easy for you to differentiate yourself from the competition. इसीलिए रिसर्च को थोड़ा वैल्यू दे दो। अगर तुम इतना पढ़ रहे हो और मेरी बातें सुन के इतना पढ़ रहे हो तो थोड़ा मेरे करियर से भी सीख लो। आई हैव एब्सोल्युटली ज़ीरो रिग्रेट्स कि आई डिड नॉट मेक नॉन रिसर्च करियर्स या फिर PSUs एज माई टारगेट और UPSC एज माई टारगेट। सिविल सर्विसेज के लिए तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, कभी मैंने सोचा भी नहीं। But I'm totally satisfied with my career. Even अमेरिका में आने के बाद जो मुझे वहाँ उन करियर्स, रिसर्च करियर्स, इसरो या बार्क से जो एक्सपोजर मिला, यहाँ पे आने के बाद भी I find myself a bit better when it comes to average level of engineering understanding. कि वो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि वो तुम्हें इतने सारे चीज़ सिखा देता है एंड ऑल्सो इन अ वेरी यूनिक मैनर। दैट इज़ वाई दीज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसरो, बार्क, DRDO शुड बी कंसिडर्ड। एक बार सोचना ज़रूर। मैक्सिमम लोग इसे पोस्टिंग या फिर मेहनत या फिर पैसों की वजह से ध्यान नहीं देते, बट इट इज़ समथिंग
that is going to give you long term returns. Now, अभी इन सारे चीज़ों के बारे में बात किया है और पढ़ाई कैसे बेटर करे उसके बारे में भी बात किया। तो इन सारे फील्ड्स में अगर करियर बनाना है तो किस तरह से पढ़े वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर तुम ज़्यादा पढ़ रहे हो और ऑब्जेक्टिव तुम्हारा रिसर्च है तो बस एक चीज़ और तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से ग्रो करें, एंड दैट इज़ कि जब भी तुम कुछ भी पढ़ो ऑलवेज आस्क अ लॉट ऑफ व्हाइस, हाउ, व्हाट। क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे क्या क्यों है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। कि तुम कुछ भी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, अगर तुम इंटरनल कॉम्बशन इंजन का तुम अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ डेवलप्ड तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके पीछे बहुत सारे क्यों होने चाहिए। जैसे एक रैंडम इंजीनियर जैसे सेमेस्टर एग्जामिनेशन को पास करना है, वो बस ये पूछेगा कि ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो इससे ये पावर आ जाएगा या फिर ये टॉर्क आ जाएगा। बट एक रिसर्च ओरिएंटेड इंसान जो होता है वो हमेशा ये पूछेगा कि ऐसा क्यों, ये फार्मूला कहाँ से आया, उसका डेरिवेशन क्या था, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल था और उसके पीछे क्या प्रिंसिपल था। और वो तुम अगर ब्रेक डाउन करने लगो तो वो गारंटीड तुम्हारा 8 से 10 स्टैंडर्ड का फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब मैं पढ़ाता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, या फिर अभी भी अगर मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को एक्सप्लेन कर दिया या फिर हीट ट्रांसफ़र को एक्सप्लेन कर दिया, मैं अभी भी उसी लेवल पे एक्सप्लेन करता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस बचेंगे ही नहीं। भले उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए समझाने में, लेकिन तुम्हें हर चीज़ समझ में तो आ गया, और वो हमेशा के लिए समझ में आ गया तुम्हें। जब तुम उतने माइन्यूट लेवल पे चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देते हो तो फिर उसे भूलना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ कोर मेमोरी होते हैं ना तुम्हारे, जैसे ABCD तुम्हें आता है, या फिर तुम्हें बहुत सारे चीज़ बस पता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है तो होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है तो होता है, वो तुम्हें पता है, उसमें ज़्यादा तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ूं जो तुम्हारा बिल्कुल एलिमेंटल लेवल है, कोर लेवल, जो तुमने बचपन से सीखा है और वो बस तुम्हें पता है, यू जस्ट नो, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। नाउ इफ आई ब्रेक डाउन a 7th semester engineering concept to that level, that will also become a part of you. And the second is application. जो भी चीज़ तुम पढ़ते हो या समझते हो, it is always applied in things around you, guaranteed। कुछ भी concept तुम समझ रहे हो, especially engineering and sciences में, तो guaranteed कहीं ना कहीं apply हो रहा है तुम्हारे around। even तुम्हारा जो let us say nozzle के थ्रू flow हो रहा है रॉकेट में, उसके लिए तुम्हें रॉकेट देख के समझने का ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे वो क्या बोलते हैं उसे, जो डिओड्रेंट है ना, उसमें भी एक फ्लो हो रहा है, उसमें भी एक नोजल है, उसमें भी प्रेशर का एप्लीकेशन है, वो तुम्हारे डेली लाइफ में है। बस उसे देख के तुम समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे एक बार मैंने बहुत पहले ये समझाया था लोगों को कि वो जो कॉफ़ी का कप होता है ना, जैसे स्टारबक्स में जाते हो तुम, जो सिपर होता है, सिपर के ऊपर ना 2 होल होता है, एक तो जिससे तुम पी रहे हो कॉफ़ी, और दूसरा होल कुछ नहीं काम है उसका, नहीं कुछ काम नहीं, ऐसा नहीं है, उसका भी कुछ काम है, लेकिन क्या है वो, बस उसे बंद कर दो और फिर कॉफ़ी पी के देखो, कॉफ़ी आएगा ही नहीं तुम्हारे मुंह में। इतना छोटा सा होल है वो, 1 मिलीमीटर का होल है। ऐसा क्या हो रहा है कि बस वो 1 मिलीमीटर का होल तुम्हारे कॉफ़ी पीने को कैंसिल कर दे रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि वो छोटा सा होल जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तुम्हारा प्रेशर तुम्हारे कॉफ़ी के सरफेस तक पहुंचाता है। अगर वो तुमने बंद कर दिया तो तुम्हारा कॉफ़ी मग के या फिर सिपर के अंदर नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा, जिसके वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर उतना ज़्यादा हो जाएगा, तो एक पॉइंट पे तुम कॉफ़ी पी ही नहीं पाओगे। वो छोटा सा 1 mm का होल को अगर तुम छोड़ देते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हारे कॉफ़ी के सरफेस में जा रहा है, तुम्हारा मुंह का सेक्शन ऑलरेडी नेगेटिव प्रेशर बना रहा है, एंड यू डोंट हैव टू फाइट नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द सिपर। शायद तुम्हें ये समझ में भी नहीं आया हो, लेकिन दिस टेल्स यू दैट साइंस इज ऑलवेज अराउंड यू, और ये तुम हर जगह अपने सराउंडिंग में देख सकते हो। द कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज देयर। सो ask a lot of questions, break it down to 8 to 10 standard physics, chemistry and maths, and always look for application. Application बस तुम्हारा यही करता है कि जो भी कॉन्सेप्ट तुमने समझा
उसे तुम बार बार अप्लाई करते हो तो वो बार बार रिपीटेशन बन जाता है. अभी जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बेस कोर मेमोरी बन चुके हैं तुम्हारे. वो क्यों? क्योंकि तुमने उसे बार बार अप्लाई किया. 5 साल 10 साल तक तुमने न्यूटन सेकंड लॉ को बार बार देखा, हर जगह अप्लाई किया. कार चल रहा है तो तुम देख रहे हो न्यूटन्स सेकंड लॉ एक्सेलरेशन के थ्रू. कोई कार क्रैश हो रहा है तो तुम देख रहे हो न्यूटन्स थर्ड लॉ. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख रहे हो. तुम्हें बहुत सारी चीज़ समझ में आ रहे हैं. लेट अस से स्काई का कलर ब्लू क्यों है, तो तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर विजिबल रेंज के कलर्स समझ में आ रहे हैं. तुम्हें बहुत सारी चीज़ एप्लीकेशन के थ्रू दिख रहे हैं. तुम इंजीनियरिंग या साइंस के कॉन्सेप्ट्स को भी बार बार अप्लाई करोगे तो तुम्हें चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेंगी. और यही चीज़ मैंने जब समझा तो मेरा बार्क का इंटरव्यू निकला जो कि हाईली कंसेप्चुअल होता है. इसरो का इंटरव्यू निकला जो कि इक्वली कंसेप्चुअल होता है. एंड देन IIT बॉम्बे का इंटरव्यू भी निकला जो कि ऑल्सो वेरी कंसेप्चुअल. So that's what differentiates a normal career to a research oriented career. यहाँ पे बहुत सारे questions हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन था हाउ नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट एंड देन हाउ टू मेक अ करियर इन इसरो, बार्क एंड DRDO, हाउ टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग फॉर R&D ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यूज़. ये सारे क्वेश्चंस मैंने देखे तभी मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया है. जैसा कि मैंने बोला ये मैं पॉडकास्ट खुद के लिए नहीं बनाता. और एक क्वेश्चन है यहाँ पे गेमिंग रिसर्च. हाउ कैन वन स्विच फ्रॉम BTech कोर ब्रांचेस साइंटिस्ट, हाउ टू ट्रांजिशन, ओके, ऑल्सो सेव योर सेल्फ फ्रॉम कॉलेज एडिक्शन, ओके, ये थोड़ा अलग डोमेन में. ओके, हाउ आई कैन बिकम बार्क साइंटिस्ट 2026 एंड 2025, आई क्वालिफाइड गेट दिस. सो ये सारे क्वेश्चंस मैंने रख दिए हैं स्क्रीन, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं ये सारी चीज़ डिस्कस कर लूँ. अगर मैं नहीं डिस्कस करता हूँ तो पता नहीं कौन ही डिस्कस करेगा ये सारी चीज़, या फिर जितना भी मैंने सीखा या समझा दे विल ऑल गो आउट ऑफ द विंडो. सो ये सारे चीज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसके लिए माइंडसेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन मोटिवेशन फॉर रिसर्च करियर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ स्टडी ऑफ रिसर्च करियर. ये सारी चीज़ मेरे बुक में इतना ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है कि तुम सोच भी नहीं सकते. और जितने लोगों ने भी ये बुक को पढ़ा वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ. बट वो ये भी जानते हैं कि बुक में जो भी लिखा हुआ है वो ये पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं हो रहा, क्योंकि वो बुक है यार. उस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और उसे मुझे पॉडकास्ट में ही बोलना होता तो मैं उस पर 5 साल क्यों लगाता उसे लिखने के लिए. मैं यहीं पे आके पॉडकास्ट ही बना लेता. बट ये बुक में चीज़ें इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी एक्सप्लेन करी हुई है, और उससे क्या होता है कि तुम एक्सपीरियंस करते हो तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है. बट मोर इम्पॉर्टेंटली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, वो स्टोरी तुम्हें काफ़ी एंटरटेन करेगा कि एक इंसान का जर्नी रिसर्च करियर में अपना गोल अचीव करने का, जैसे इसरो में साइंटिस्ट बनने का, वो कैसा होता है. हाउ इज़ दैट जर्नी, व्हाट इज़ द सेटबैक, व्हाट इज़ दैट माइंड सेट. ये सारी चीज़ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. बहुत सारे पढ़ाई लिखाई रिलेटेड भी टिप्स लोगों को दिख जाते हैं, क्योंकि अगेन दैट इज़ द स्टोरी ऑफ अ गाय हु इज़ हाईली ओरिएंटेड टूवर्ड्स बिकमिंग अ साइंटिस्ट एट इसरो, जिसकी वजह से उसे अपना पढ़ाई को बहुत ऑप्टिमाइज़ करना पड़ा, अपने बॉडी को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ा. pays a lot of attention towards physical fitness as well. Like I said, वो मेरी experiences oriented है, तो the character will be highly influenced by me. But when you read it in the form of a refined story, जो कि मैं इस podcast में वैसा बोल भी नहीं सकता क्योंकि टाइम लगा है, ये 336 पेजों को लिखने में 5 साल लग गया. तो I highly recommend you read this, and at least if you don't want to go ahead and commit to the entire book, इसका सैम्पल कोई भी पढ़ सकता है. अमेज़ॉन करीब आई थिंक 30 पेजेस सैम्पल ऐसे ही फ्री का पढ़ने देता है किसी को भी. यू गो एंड रीड इट, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा. कुछ भी नहीं तो जस्ट नॉलेज के लिए वो 30 पेजों को पढ़ लो एंड तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा इज़ दिस बुक फॉर यू और नॉट. हो सकता है ये नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि दिस बुक चेंजेस द वे यू थिंक अबाउट एवरीथिंग एंड फाइनली गिव्स यू द आंसर. जो तुम इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, शायद यही आंसर है उन सारे क्वेश्चंस का. और अगर मैं इतने सारे क्वेश्चंस को पिछले 7 साल से देख रहा हूँ और फिर मैंने ये बुक लिखा है, तो दिस बुक इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्वेश्चंस स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स आस्क, और पीपल हु आर एम्बिशियस अबाउट देयर करियर आस्क. ठीक है,
तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ा डिस्कशन अपने राइटिंग जर्नी से रिलेटेड करना चाहता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे रीडर्स हैं जो कि मेरे पॉडकास्ट को सुनते हैं। दे हैव रेड द बुक द बॉय हू डिड नॉट साइन मल्टीपल टाइम्स। वो मुझसे पूछते रहते हैं कि अगला बुक कब आएगा, क्या डेट है रिलीज़ का, क्या टॉपिक होगा, वेट कर रहा हूँ इसके लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि यहाँ क्या हुआ, इसके पीछे क्या था, इसमें क्या रियलिटी है, इसके पीछे क्या ट्रुथ है। ये सारी चीज़ पूछते रहते हैं, बट दे नेवर गेट टू टॉक टू मी अबाउट द बुक, विच आई थिंक इज़ अनफॉर्चुनेट। क्योंकि मेरा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और मैंने बुक लिखा है, बट दोनों चीज़ कनेक्टेड नहीं है। मैं कभी कभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट रीडर्स ऑफ दिस बुक do not get to talk to the author, which should not be the case. तो अगर तुमने ये बुक कभी नहीं पढ़ा या फिर कभी पढ़ना भी नहीं चाहते हो तो ये पॉडकास्ट तुम यहीं पे एंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसीलिए ये एंड में डिस्कस किया है। बट मेरे जो रीडर्स हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि मेरा राइटिंग में क्या थॉट प्रोसेस है, अभी नेक्स्ट बुक्स का क्या करंट स्टेज है, और what is my passion for reading, what is my passion for writing, and what is the philosophy with which I write these books and why I write these books in general. तो start करते हैं। Where am I with the next book? So currently I just started writing the 4th book in this whole Ashwin Taksh series. This is the first book, but eventually in the storyline it will become the second book, क्योंकि इसका प्रीक्वल आना ही आना है, 100% गारंटीड है। अब वो इसके जस्ट बाद आता है या फिर इसके बाद के बाद आता है, दैट आई एम नॉट श्योर, बट इसका प्रीक्वल 2-3 रीजंस की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये भी बता दूं कि इसका प्रीक्वल इज़ द मोस्ट मैच्योर्ड ऑफ ऑल द 3 other books in this series जो कि मेरे माइंड में ऑलरेडी सेट है। मैच्योर इन द सेंस वो अभी ऑलरेडी 7th ड्राफ्ट में है। तुम्हें अगर नहीं पता हो तो इसमें टोटल 15 ड्राफ्ट्स लगे थे लिखने में, और टोटल 5 साल लगे थे। और इसका प्रीक्वल जो है, जिसका नाम मैं अभी तुरंत डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, वो 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन 99% श्योर है उसका टाइटल, बट अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। इसका बुक का नाम भी द बॉय डिड नॉट साइन का भी नाम काफ़ी एंड में डिस्क्लोज़ किया था। तुम्हें पता ही है हाउ इट गोज़, द मैनी रीजंस फॉर दैट, जो अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, बट कभी और कर लेंगे। तो दैट्स इन द 7th ड्राफ्ट, एंड स्टोरी इज़ 70% सॉलिड, 30% लिक्विड यानी कि 30% स्टोरी लाइन उतना फिक्स नहीं है। और तुम्हें मैं ये बता दूँ कि ये जो बुक्स होते हैं दे आर नॉट ऑटोबायोग्राफीज। सो ऐसा नहीं है कि मैं बस अपने एक्सपीरियंसेस को लिख रहा हूँ, दीज आर ऑल फिक्शनल स्टोरीज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। अभी व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी ऑफ मी राइटिंग एनीथिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जितने भी रीडर्स हैं, जैसा कि मैंने बोला अभी, आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई रीडर्स राइट नाउ। सो इफ़ यू हैव रेड माई बुक मल्टीपल टाइम्स or even just once, तुम्हें इतना समझ में आ रहा हो कि there is a world over here which exists। ये वर्ल्ड कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में काफ़ी डिटेल है। क्योंकि तुम्हें ये दिख रहा हो कि बहुत सारे चीज़ तुम्हें लग रहा है कि हाँ हो भी रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखे हुए नहीं हैं। लेकिन एनी इवेंट, लेट अस से जुलाई 2017 का एक इवेंट है, तो इट डज नॉट लुक अब्रप्ट टू यू। It has a beginning, it has an end, it has a past, it has a future. क्योंकि it looks like it is taken out of real life, जो कि is true in a lot of sense। और यहीं पे मेरा एक advantage आता है कि I understand that world so well. I understand that Scar Academy so well because of my personal experience in nuclear program of the country. I understand the journey of a person to become an ISRO scientist so well. मुझे उन एग्ज़ाम्स के बारे में अच्छे से पता है, मेरे को पता है कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं,
इंटरव्यू कैसा होता है, उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, सिलेक्शन कैसा होता है, फर्स्ट डे कैसा होता है, मुझे सब कुछ पता है. मैंने सब कुछ खुद ही एक्सपीरियंस किया है. और सेम गोज़ विद द न्यूक्लियर प्रोग्राम एज वेल, विच ऑब्वियसली इज़ इंस्पायर्ड बाय माई एक्सपीरियंसेस इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने अपने दिमाग से बना दिया, या फिर गेट का तैयारी, या फिर कुछ भी है. जैसे इसके प्रीक्वल में गारंटीड कोचिंग इंस्टीट्यूट के और भी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे. और इस बुक में भी फर्स्ट चैप्टर में कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत ही सॉलिड चंक है, जो कि काफ़ी लोगों ने एन्जॉय भी किया है. तो दिस इज़ ऑल बिकॉज आई नो इट. मैंने उसे खुद ही एक्सपीरियंस किया है. आई लिव दैट लाइफ. दैट्स वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम. सो दिस गिव्स मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ राइटर्स माइंडसेट. लाइक एक राइटर को पता होना चाहिए सब कुछ. उसके लिए वो दुनिया बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद वो तुम्हें एक स्टोरी बता सकता है. जब वो स्टोरी बताने का बात होता है तो देन राइटर क्या करता है, कुछ कुछ इवेंट्स को पिक करता है कि ये इम्पॉर्टेंट है. एक कॉन्सेप्ट होता है, एक मैसेज होता है. जैसे कि द बॉय हू डिड नॉट साइन के 5 कोर प्रिंसिपल्स थे. एक कि पैशन में करियर बनाना, दूसरा तुम्हारा हार्ट ब्रेक्स, जो रिलेशनशिप डायनामिक्स होते हैं, तीसरा तुम्हारा पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी, जो तुम्हारा किसी भी कंपनी में किसी भी जॉब में होता है. और भी 2 और कॉन्सेप्ट्स थे, अभी उसमें उतना डिटेल में नहीं जाते हैं. लेकिन हर बुक का जो भी मैंने बताया कि 4 बुक हैं, तो इन चारों में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. अभी जो प्रीक्वल लिख रहा हूँ उसमें भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ. उसमें अश्विन तक और भी ज़्यादा यंग है, मतलब 1 साल और पीछे का बात है. और उस बुक की अच्छी बात यह है कि देन इट जम्प्स टू द फ्यूचर, कि इट इज़ 2025 and then back to 2017 or 2016. So it gives a very wild perspective कि एक इंसान ने क्या एक्सपीरियंस किया और उसे कुछ लगा उस टाइम पे कि ये होता है, बट इट मैच्योर्ड इन लाइक 7 years और उसे समझ में आया कि ओके एक्चुअली ये होता है. तो लाइक अ पर्सन हु इज़ 23 एंड अ पर्सन हु इज़ 31, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. एक्चुअली दोनों एडल्ट्स ही हैं. इट्स जस्ट दैट 31 के पास ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो ज़्यादा टाइम मिला उसे चीज़ों को एनालाइज करने का, फिर चीज़ों को टेस्ट करने का. तो दैट जंप बैक एंड फोर्थ इज़ क्वाइट फन. अब ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ऐसा पसंद ना आए कि वो अचानक से उठ रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, कि वो अचानक से एक ब्रेक ना मिले. जैसे असैसिन्स क्रीड जितना उन्होंने खेला है, तो वो अचानक से उठ जाते हैं पास्ट में, और फिर वो अचानक से फ्यूचर में आ जाते हैं और लोगों का फ्लो टूट जाता है. बट दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, कि यू नॉट ओनली नॉट गेट अनॉयड बाय दैट जंप, बट ऑल्सो यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट, कि ओके जब ये जंप मिल रहा है, कि राइट नाउ इट इज़ 2017 एंड ऑल ऑफ अ सडन इट इज़ अश्विन तक्ष इन अमेरिका इन 2025. ये जो जंप मिल रहा है, और बाय द वे सरप्राइज मत होना, मैंने पहले ही बताया कि अश्विन तक्ष एवेंचुअली अमेरिका पहुंचेगा. वो क्यों पहुंचेगा, क्या कर रहा है वहाँ पे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दैट इज़ अगेन समथिंग बुक एक्सप्लेन्स. बट जब ये जंप मिल रहा है तो दे एक्चुअली आर एक्साइटेड बाय इट, क्योंकि अगेन एंड दिस इज़ वेयर राइटर बिकम्स इम्पॉर्टेंट, कि वो किस तरह से ये स्टोरी बता रहा है. एक अच्छा स्टोरी मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उस अच्छे स्टोरी को डिपिक्ट करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. जैसे मुझे एक अच्छा स्टोरी 2018 में ही मिल गया था, बट क्यों मुझे 5 साल लगा उस स्टोरी को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मुझे पहले अच्छा राइटर बनना पड़ा उसके लिए. प्रीक्वल का बैकड्रॉप इज़ मोर लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बैकड्रॉप प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एंड again relationship dynamics is very strong over there, which will bring some attention, but sequel is an easy one. But then again उसको मुझे लगता है मैंने अभी बस 25% लिखा है, मतलब एक पहला ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया है, बट चल रहा है. फोर्थ बुक जिसका मैं बैकड्रॉप भी अभी बोलना नहीं चाहता, बट आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग इट. अब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई तुम 3 बुक क्यों लिख रहे हो जब तुम्हें एक बुक पब्लिश करना है, क्योंकि ये सारे चीज़ एक ही स्टोरी का पार्ट है.
एंड बहुत सारी चीज़ तुम्हें ऐसा लगेगा कि फर्स्ट बुक में या फिर सेकंड बुक में कि भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता। और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि भाई वो गलत ही है, बट मैं इन बुक्स के थ्रू सही या गलत नहीं बताना चाह रहा तुम्हें। मैं ये बुक के थ्रू बस तुम्हें एक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ। इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं वही बात करता हूँ जो मुझे लगता है सही है, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। बट दिस बुक is more about giving you the experience than giving you a positive impact, क्योंकि this book is not a self-help book। तुम कोई भी मूवी देखते हो तो it is not always going to give you a positive impact। मूवी में तुम्हारा मर्डर हो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि it is teaching you something, it is an experience, a story। इसीलिए इसे फिक्शन नॉवल मैं बोलता हूँ, not an autobiography, not a self-help book। सो दैट इज़ माई आइडिया ऑफ राइटिंग। इसीलिए मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि रीडर्स वांट टू नो। रीडर्स ये बुक पढ़ते हैं, इसके लाइंस को अंडरलाइन करते हैं, अपने स्टोरीज़ में शेयर करते हैं, मुझे टैग करते हैं, बट मैं उनसे कभी भी अच्छे से बात नहीं कर पाता कि दिस इज़ वाई आई राइट द बुक। ये मेरा थॉट प्रोसेस है और इसीलिए तुम्हें ये बुक इतना इंटरेस्टिंग लगता है, या फिर इतने क्वेश्चंस आते हैं, या फिर इतने सारे हिडन मीनिंग्स हैं, या फिर हिडन इवेंट्स हैं। बहुत सारी चीज़ तो 2-3 लाइन में लिखे हुए हैं, लेकिन तुम्हें आगे पता चलेगा कि ओ ये तो बहुत ही बड़ा कुछ फैक्ट था, या फिर इसके पीछे पूरा एक चैप्टर हो सकता था। क्योंकि देयर इज़ अ वर्ल्ड एंड देन देयर आर 10 मिलियन वर्ड्स, एंड उसमें से तुम्हारा 100,000 वर्ड्स बनाता है एक बुक, विच इज स्टोरी। उसके आगे पीछे बहुत सारा चीज़ हो सकता है। सो दैट इज़ माई आइडिया राइट नाउ, दैट इज़ व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। इसका स्क्रिप्ट भी, स्क्रीन प्ले भी मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर रखा है। देखता हूँ अगर आई कैन रीच आउट टू गुड राइटर्स और प्रोड्यूसर्स कि इफ़ समवन फाइंड्स एनी इंटरेस्ट इन इट, बट इट्स सेकेंडरी फॉर मी राइट नाउ। मुझे लगता है अभी बहुत सारा काम करना ज़रूरी है यहाँ पे। देयर आर फ्यू अदर कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन बुक्स जो कि मैं लिख रहा हूँ अभी। दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट, दे आर मोर मैच्योर, तो देयर आर लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई मैं उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं बना पा रहा, क्योंकि माई फोकस is highly towards like writing more, and then I have other occupations right now, so I'm not a full-time YouTuber, I'm not even half-time YouTuber. I just try to put like one podcast a month, but I think इसमें हम सबका फ़ायदा है। YouTube वैसा जगह भी नहीं है जहाँ तुम फुल टाइम कर सकते हो इसे बिना किसी नौटंकी के, ये तुम्हें भी पता है। व्यूज़ के लिए मैं वीडियोज़ ऐसे भी नहीं बनाना चाहता। ऑडियंस है, एक रीडर बेस है, उनसे मैं कनेक्शन रखना चाहता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। एंड योर सपोर्ट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो अगर पसंद आया ये पॉडकास्ट, इससे कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने भाई बहनों को शेयर करना, उनका भी फ़ायदा हो। एंड पुट योर क्वेश्चंस डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं हमेशा पढ़ता हूँ उसे, एक प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ, सैग्रीगेशन करता हूँ। तुमने देखा होगा इतने सारे क्वेश्चंस में मैंने करीब 10-15 क्वेश्चन को पिक किया, उसके बाद उन्हें सैग्रीगेट किया, एक्चुअली समझने का कोशिश किया कि क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है आज के यूथ को, एंड वो क्या मुझसे सीखना चाह रहे हैं, एंड देन सोच विचार करने के बाद यहाँ पे डिस्कशन किया। एंड आई थिंक आई होप दैट इट लीव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, एंड दैट्स अबाउट इट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आर्ट पॉडकास्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट आएगा, तो वेट फॉर इट ऑन चैनल टॉक 4712, एंड अप्रिशिएट योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।